आप सुन रहे हैं रहस्यमयी कहानी शैतानी रस में। पीयूष को ढूंढ रही निकी की नजर जैसे ही बगीचे में खड़े पीयूष पे पड़ी तो उसकी जान में जान आई। वो उससे मिलने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि तभी एक बार फिर उसके कानों में वो रहस्यमयी आवाज गूंजी, रुक जाओ निकी। इधर हवेली से कुछ दूर एक लड़की भैरवगढ़ के जंगलों से होते हुए एक तरफ चली जा रही थी। उसके रेशमी बाल कमर तक लहरा रहे थे। उसका रंग दूध सा सफेद था। लाल कपड़ों में वो किसी अप्सरा सी लग रही थी। वो मादक चाल के साथ धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ रही थी। कुछ ही देर में वो भैरवगढ़ की हवेली के सामने खड़ी थी। उसने एक नजर पूरी हवेली पर डाली और फिर उसके चेहरे पे क्रोध और बेचैनी के मिले जुले भाव उभर आए। वो लड़की अपने मन में कुछ सोचती हुई खुद से बोली, सौदामिनी, बस कुछ दिन और, उसके बाद तुझे इस हवेली में घुसने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक बार तू इस हवेली में घुस गई तब तू ही बनेगी इस हवेली की छोटी ना बड़ी महारानी। और ऐसे कहते हुए वो हंसने लगी। तभी उसे एक पहरेदार की आवाज सुनाई पड़ी, कौन है वहां? पहरेदार की आवाज सुनते ही सौदामिनी वहीं पास ही पेड़ के पीछे जाकर छिप गई। पहरेदार वहां आया और किसी को न देख वापस चला गया। इधर हवेली की छत पर रहस्यमयी आवाज सुनने के बाद से ही निकी वहां पर ठिठक कर खड़ी थी। उसने हिम्मत जुटाते हुए धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। निकी बड़बड़ाई, ऐसी आवाज मैंने कुएं के अंदर भी सुनी थी। गॉड नोज ये मेरा वहम है या कुछ और। ये सोचकर वो वहां से आगे बढ़ी। इधर बगीचे में 2 अंगुलियों में सिगरेट को स्टाइल से फंसाए हुए पीयूष खुले आसमान के नीचे टहल रहा था और एक के बाद एक सिगरेट के कश लगाए जा रहा था। वो सिगरेट का अगला कश लगाने ही वाला था कि निकी की आवाज उसके कानों में पड़ी, पीयूष। पीयूष ने चौंकते हुए निकी की तरफ देखा और तुरंत सिगरेट को जमीन पर फेंक उसे एक पैर से कुचलने लगा। निकी अब तक उसके पास आ चुकी थी। उसने हैरानी भरी आवाज में कहा, निकी, मेरा मतलब निकिता, तुम यहाँ? निकी उसके गले से जाकर लिपट गई और प्यार से बोली, निकिता, मैं तुम्हारे घर वालों के लिए हूँ, पर तुम्हारे लिए मैं सिर्फ निकी हूँ, तुम्हारी निकी, समझे तुम? बोलते हुए उसकी आवाज भारी हो गई थी और वो सिसकने लगी थी। पीयूष ने उसकी स्थिति भांपते हुए कहा, वो सब ठीक है, लेकिन पहले तुम बताओ कि रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? निकी उससे अलग हुई और बोली, पीयूष, मुझे डर लग रहा है। तुम्हारी पुश्तैनी हवेली के पास जो कुआं है, आज मैं उसमें मरते मरते बची हूँ। पीयूष आश्चर्य से बोला, क्या? ये तुम क्या कह रही हो निकी? निकी ने अपने दिल का हाल पीयूष को बयान किया और रस्मों का सारा किस्सा भी। उसने कहा, उस कुएं में पानी की जगह खून था और ऐसी खतरनाक रस्म रखने का क्या मतलब है? मुझे पानी में ढकेल दिया गया। अगर कुछ हो जाता तो?
पता है तुम्हें कितना गहरा है वो कुआं? भला 21वीं सदी में भी ऐसे रूढ़िवादी सोच के लोग होते हैं क्या? पीयूष गंभीर होता हुआ बोला। निकी, रस्म वाली बात तो मैं मान सकता हूँ, परंतु तुम जो कुएं में खून वाली बात कह रही हो वो मुमकिन नहीं है। कुएं में खून? ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। निकी जोर देते हुए बोली। तुम मेरी बात का यकीन करो पीयूष, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने जो देखा वही तुमसे कहा। तुम्हें अपने घर की सभी रस्मों के बारे में पता था ना पीयूष, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? पीयूष भड़कते हुए बोला। फिर तुम वही बात कर रही हो। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। मैंने कोशिश की थी तुम्हें बताने की, लेकिन तुम्हें ही यहाँ आने का मन था। तुमने ही तो जिद की थी यहाँ रहने की। तुम्हें ही शौक था इन रस्मों को निभाने का। निकी बुझी आवाज में बोली। उस वक्त मुझे पता नहीं था पीयूष कि तुम्हारे घर की परंपराएं इतनी अजीब और डरावनी हैं। अब मुझसे ये सब नहीं होगा। मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। पीयूष अपना मुंह फेरता हुआ बोला। अब ऐसा नहीं हो सकता निकी। यहाँ आने से पहले ही मैंने तुमसे कहा था कि भैरवगढ़ पहुंचने के बाद वापस नहीं लौट सकते हम। तुम्हें अब ये सारी रस्में निभानी ही पड़ेंगी। निकी आश्चर्य और गुस्से के मिश्रित भाव से उसकी तरफ देखती हुई बोली। इसका मतलब तुम्हें मेरी जान खतरे में डालना मंजूर है, लेकिन अपने परिवार के खिलाफ जाना नहीं। पीयूष ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। तुम्हारे बार बार पूछने से मेरा जवाब नहीं बदल जाएगा। तुम यहाँ से जा सकती हो। निक्की गुस्सा करती हुई ऊंची आवाज में बोली। तो ठीक है पीयूष, तुम अपने परिवार का साथ दो। अब जो करना है मैं खुद अकेली ही करूंगी। हटो मेरे रास्ते से। इतना कह उसने पीयूष को जोर से धक्का दिया और गुस्से में पैर पटकती हुई आगे बढ़ गई। वो अपने कमरे की तरफ आती हुई पीयूष के बारे में सोचकर मन ही मन गुस्सा होती हुई बोली। उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं जीऊं या मरूं। पीयूष यहाँ आने के बाद से कितना बदल गया है। उसका व्यवहार, उसका प्यार, अपनापन, सब कुछ पराया पराया सा लगने लगा है। कुछ ही देर में वो अपने कमरे में आ चुकी थी। वो गुस्से में बिस्तर पर धड़ाम से आकर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बैठे हुए ही वो उस कमरे को निहारने लगी और मन ही मन अफसोस करती हुई बोली। इस कमरे में जब पहली बार आई थी तो क्या क्या सोचा था मैंने। सोचा था मेरी शादी एक शाही परिवार में हुई है। मैं ठाट बाट से एक रानी की तरह रहूंगी, मजे करूंगी। लेकिन यहाँ तो मैं कैद हो गई हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस अनाथालय में कैद हो गई थी। क्या करूं मैं अब यहाँ से निकलने के लिए। अनाथालय की बात याद आते ही वो बचपन की यादों में खो गई। उसे वो मनहूस दिन याद आने लगा था जिस दिन उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था और वो अनाथ हो गई थी। वो अपने अतीत में पहुंच चुकी थी। रोज की तरह निकी का वो दिन भी सामान्य दिनों की तरह ही गुजरा था। शाम का समय खत्म होने को था। अंधेरा घिर आया था, लेकिन निकी का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। वो आंगन में इधर उधर भागती हुई अपने डैड के साथ लुका छिपी का खेल खेल रही थी। उसके डैड भी उसके साथ खेलते हुए काफी खुश थे। निकी भागती हुई आंगन से आई और सीढ़ियों के पीछे छुपे अपने डैड को छूते हुए खुशी से चिल्ला उठी, डैड आउट, डैड आउट। उसी समय दीवार घड़ी ने टन टन कर शाम के 7 बजाए। निकी के पापा ने जैसे ही घड़ी में समय देखा तुरंत उठते हुए बोले,
निकी, अब गेम खेलना बंद करो बेटा, रात हो रही है, चलो कमरे के अंदर चलो। निकी उछलते हुए बोली, डैडी एक बार और, एक बार और। मम्मी भी पास में ही थी। वो उसके पिताजी की हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली, नहीं निकी, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, तुम्हें सुबह स्कूल जाने के लिए भी जल्दी उठना है ना, चलो जाकर हाथ पैर धो लो। निकी रूठते हुए बोली, थोड़ी देर मेरे साथ और खेलिए ना पापा मम्मी, प्लीज। उसके पापा थोड़े सख्त आवाज में बोले, निकी, ये गलत बात है बेटा, अच्छे बच्चे अपने पेरेंट्स की बातें मानते हैं, कमरे के अंदर जाओ बेटा। बचपन से ही निकी अन्य बच्चों से ज्यादा जिद्दी और गुस्सैल थी। वो हमेशा अपनी ही धुन में रहती थी। पापा को डांटते देख उसे गुस्सा आ गया और वो चिल्लाती हुई बोली, आप दोनों बैड पेरेंट्स हो, आपने मेरी बात नहीं सुनी, मैं नहीं जाऊंगी कमरे में, मुझे और खेलना है। वो भागती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगी और टेरेस के पिछली दीवार पर जाकर बैठ गई। वो दीवार पर जहां बैठी थी वहीं बिजली की नंगी तार क्रॉस हो रही थी जो निकी के बिल्कुल पास थी। उसके माता पिता भी निकी के पीछे दौड़ते हुए टेरेस तक आ पहुंचे थे। उन्होंने जैसे ही इस दृश्य को देखा वो हक्के बक्के रह गए। डर के मारे दोनों की जान निकली जा रही थी। निकी जरा भी पीछे हटती तो वो बिजली की चपेट में आ सकती थी। उसके पापा चिल्लाते हुए बोले, निकी बेटा, वहाँ से हटो, बिजली का तार है वहाँ। मम्मी भी घबराते हुए बोली, बेटा तुम्हें करंट लग जाएगा, मेरे पास आओ निकी, यहाँ आओ, तुम्हें जितना खेलना है खेलो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, पास आओ मेरे। बोलते हुए दोनों धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके पास पहुंच गए और उसका हाथ पकड़ लिया। निकी गुस्से में अपना हाथ झटकती हुई बोली, मुझे आपसे बात नहीं करनी, छोड़िए मेरा हाथ। निकी के जोर से हाथ झटकने के कारण उसके माता पिता अनबैलेंस हो गए और उनका हाथ बिजली के तार से जा टकराया। उनके मुंह से एक बार चीख निकली और फिर बंद हो गई। निकी ने जैसे ही अपने मम्मी पापा को करंट लगते देखा वो जोर से चिल्लाई, मम्मी पापा। वो डर के मारे पीछे हट गई थी। कुछ ही पलों में उसके मम्मी पापा का शरीर काला पड़ गया था, बिल्कुल कंकाल की तरह दिखने लगे। दोनों ही जमीन पर गिर पड़े। निकी ने जैसे ही अपने पेरेंट्स को गिरते देखा वो तुरंत उनसे लिपट गई और जोर जोर से उन्हें झकझोरने लगी। डैड उठो, डैड, मम्मी मम्मी उठो। निकी की चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़ते हुए उसकी छत पर आ गए थे। उसके पेरेंट्स को देखते ही एक पड़ोसी ने आश्चर्य से कहा, अरे ये तो गजब हो गया, कितना भयानक हुआ है ये। जब तक डॉक्टर्स वहां पहुंचे काफी देर हो चुकी थी। दोनों की मौत तो उसी समय हो चुकी थी। पड़ोसियों ने ही उसके पेरेंट्स के शव को जलाया। कुछ दिनों में अनाथालय वाले आए जिन्हें पड़ोसियों ने ही बुलाया था। निकी को अनाथ आश्रम वालों के हवाले कर दिया गया, पर निकी जाने को तैयार नहीं थी। अनाथालय से आए एक अफसर ने समझाते हुए कहा, हमारे साथ चलो बेटा, वहाँ तुम्हें तुम्हारे जैसे बहुत से दोस्त मिलेंगे। निकी जिद कर पीछे हटती हुई बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे अपने घर में ही रहना है। लेकिन कब तक? आखिरकार उसे अनाथालय वाले अपने साथ ले गए। निकी अब दुनिया में अकेली रह गई थी, अनजाने में ही सही, पर उसके हाथों बहुत बड़ा अपराध हो गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो वर्तमान में लौट आई थी।
निकी खुद को समझाते हुए बोली। उस वक्त मैं बेबस और लाचार थी, लेकिन अब मैं अपने आप को हालात के हवाले नहीं करूंगी। अगर पीयूष मेरी मदद नहीं करना चाहता तो ठीक है, मैं खुद ही यहाँ से निकलने का कोई तरीका निकालूंगी। अगर अपनी जान मुझे बचानी है तो यहाँ से निकलना ही होगा। यहाँ से निकलने का कोई खुफिया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वो अपने आंसू पोंछते हुए बिस्तर से उठी और अपने कमरे से बाहर निकली और दूसरी तरफ के गलियारों में आगे बढ़ने लगी। उसने आगे बढ़ते हुए खुद से ही कहा, हवेली का पिछला भाग, यहाँ काफी शांति दिख रही है और कोई पहरेदार भी नजर नहीं आ रहा। मुझे इसी रास्ते से बाहर निकलना चाहिए। आज मैं इस हवेली से आजाद हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वो उसी रास्ते से उस हवेली से निकलने के लिए आगे बढ़ गई और वहां का मुआयना करने लगी। वहीं उसकी उपस्थिति से अनजान सौदामिनी भी उसी हिस्से में पहुंच चुकी थी और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी। क्या निकी और सौदामिनी का आमना सामना हो पाएगा? आखिर कौन है सौदामिनी और क्या है उसका मकसद? कहानी जारी रहेगी। आप बस बने रहें शैतानी रस्मे के साथ, सिर्फ और सिर्फ